नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है विराम चिन्ह। आज की कक्षा में हम सीखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात को बोलते हैं हम कहीं बीच बीच में रुकते हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। पहले वाक्य में रुकने के लिए मना किया जा रहा है और वहीं दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है रुको, जाना नहीं है। इसी तरह एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ 3 वाक्य दिए हुए हैं। पहले वाक्य में पूर्ण विराम, दूसरे में प्रश्नवाचक और तीसरे में विस्मय का भाव है, और जबकि वाक्य हमारा वही है, भाव अलग अलग है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच और अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे सड़कों पर वाहन को नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक लाइट का प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रैफिक लाइट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सड़क पर वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना होता है। इसी तरह व्याकरण में हम अपनी बातों को दूसरों को समझाने या बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह के बिना हमारी बातों को कोई अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, इसलिए विराम चिन्ह बहुत ज़रूरी होते हैं। वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह। अब इनको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा चिन्ह है पूर्ण विराम। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य कोई समाप्त होता है उसके अंतिम में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हुए हैं। अदीबा विद्यालय जाती है, तो हमने लास्ट में देखो पूर्ण विराम लगाया है। बादल तो आए पर बारिश नहीं आई, इसके आखिर में लगा है पूर्ण विराम। यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना, खाना तैयार है सब लोग आ जाओ। यहाँ काम पूरा कर लो, इसके बाद अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। खाना तैयार है, इसके बाद भी अर्धविराम का प्रयोग किया गया है और उसके बाद दूसरा वाक्य लिखा गया है। अगला चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य में जहाँ अर्धविराम से भी कम देर रुकने की ज़रूरत होती है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं, जब वाक्य में एक ही तरह के आए कई शब्दों को अलग अलग करके लिखने की ज़रूरत होती है तब उनके बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हलवा बनाने के लिए घी, आटा, चीनी और पानी की आवश्यकता होती है। राम ने कहा, मैं तैरना सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। अगला है
प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्यों, कहाँ, कैसे, कब। यहाँ 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आपने खाना खा लिया? अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, आहा कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर चित्र है, उफ कितनी गर्मी है। इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे आज हम दाल भात खाएंगे, मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूँगा। अगला है निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा ही लगता है लेकिन इससे बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में किया जाता है। आपने इसे कहानी में भी देखा होगा। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हुए हैं। पिता कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बेटा कहता है अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अगला है अच्छा इंसान बनो, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से। इनके साथ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा, दोहरा। जब किसी व्यक्ति के कथनों को ज्यों का त्यों बताना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दोहरे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। या अध्यापक ने कहा था, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, उनकी बात जैसी है वैसे ही लिखना। जब किसी व्यक्ति के कथनों को ज्यों का त्यों बताना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तथा किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। नवभारत टाइम्स एक प्रमुख समाचार पत्र है। अगला है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों में जब कोई सूचना, निर्देश देना होता है तब लिखित भाषा में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्वनियाँ 2 तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। यहाँ स्वर तथा व्यंजन से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है तथा अकर्मक तथा सकर्मक से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है कोष्टक चिन्ह। जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गणित में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसे जब महात्मा जी यहाँ पर महात्मा गांधी है इसलिए उसे कोष्टक चिन्ह में रखा गया है। जब महात्मा जी को अंग्रेजों ने कैद किया तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। या हम जब प्रश्न लिखते हैं तो उसके आगे क, ख, ग लिखते हैं, उन्हें भी हम कोष्टक चिन्ह में लिख सकते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। जब किसी बड़े अंश को संक्षेप होता है छोटे में बताना हो तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है, इसे संक्षेप में बताया है BA। अन्य उदाहरण हैं इसके डॉक्टर, मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसी तरह हम जैसे पंडित, इन सबको हम संक्षेप में लिखते हैं जिसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। छोटा सा एक गोला बनाया जाता है जो लाघव चिन्ह कहलाता है। आखिर है हमारा त्रुटिपूर्ण चिन्ह। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है, मैं बच्चों को घर ले गया। इस वाक्य में एक शब्द छूट गया जिसके कारण हमने यहाँ
त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग किया। मैं बच्चों को अपने घर ले गया। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, मैंने किताबें खरीदी हैं, और त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर हमने एक शब्द लिखा है कुछ। मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।